हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भी मनाया जाता है, 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस, 26 जून को विश्व ड्रग दिवस और 24 जून को कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। तो यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी पीसी महालनोबिस की याद में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून 1893 को कलकत्ता में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था। अब ये पीसी महालनोबिस कौन थे? तो दोस्तों, भारत के एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद थे। कौन? पीसी महालनोबिस। इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। अब आप याद रखिएगा 2023 की थीम, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? 2007 में। और जो पीसी महालनोबिस हैं, उन्हें भारत के पहले योजना आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। और पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और दोस्तों, अब ये योजना आयोग किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 को हुई थी। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना हुई थी, तो उसमें भी पीसी महालनोबिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसके लिए भी उन्हें जाना जाता है। दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में एक प्रसिद्ध मॉडल है जिसे फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो यह पीसी महालनोबिस के नाम पर मॉडल बना हुआ है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की भी बात करते हैं तो इसके निदेशक हैं वर्तमान में प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय, और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। दोस्तों, अब ये महीना खत्म हो चुका है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नाविक दिवस 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को, विश्व पवन दिवस 15 जून को, इसके अलावा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आज यानी 30 जून को मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो भी आने वाला है, तो आप मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना ना भूलें। इसमें हम पूरे महीने की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मंथली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। और जो ये लेक्चर है इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, यह किससे संबंधित है? तो यह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति होती है उसने अभी PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। PM प्रणाम योजना का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो है रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना।
इस योजना के अंतर्गत राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर योजना की बात आई है तो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी। जैसे जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेड इन इंडिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, नमामि गंगे योजना 2016 में, उड़ान योजना 2017 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में शुरू हुए थे, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में और आरोग्य श्री योजना 2023 में शुरू की गई है। तो ये है केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं और उनके शुरू होने का वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जू हाओ लियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जू हाओ लियांग जो हैं वो चाइना से रिलेटेड हैं और उन्हें यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति किसने की है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यूएनडीपी की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों इसका काम क्या होता है? सतत विकास के लिए कार्य करना, जलवायु और आपदा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड काम करना। ठीक है, हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है। तो अभी हाल ही में जो रोहित जाबा हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ बने हैं। रजत वर्मा डीबीएस बैंक के एमडी बने हैं और हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं और रवि सिन्हा रॉ के नई चीफ बने हैं। कमल किशोर चटिवाल आईजीएल के एमडी बने हैं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं और डेनिस फ्रांसिस यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा उमा कोलकाता ने, यानी उमा कोलकाता जो टीम थी उसने महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है। देखिए, पुरुषों के लिए भारत में प्रो कबड्डी लीग होती है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है 2023 से। तो पहली महिला कबड्डी लीग का जो खिताब है वो जीता है उमा कोलकाता ने। तो पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का जो आयोजन है वो हुआ था दुबई में। देखिए, प्रतियोगिता तो भारत की है लेकिन पहली बार ये दुबई में आयोजित की गई है, यानी 2023 में इसका आयोजन दुबई में हुआ है। और फाइनल मुकाबला हुआ था पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच, तो उमा कोलकाता ने जीत हासिल की है। और जो पहली महिला कबड्डी लीग है ये 16 जून से 27 जून तक आयोजित की गई थी। तो दुबई का जो शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब है वहां पर सारे मुकाबले खेले गए थे और विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। दोस्तों स्पोर्ट्स की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल में भारत ने अभी हाल ही में 202 मेडल जीते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्क्वाश विश्व कप 2023 का खिताब इजिप्ट ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? मिस्र ने या इजिप्ट ने जीता है। मोगा 37वें नेशनल गेम का शुभंकर बना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। किसने? गुजरात सरकार ने। दोस्तों गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। देखिए, अभी हाल ही में पीएम मोदी जी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां पर यह समझौता हुआ है। ठीक है, तो अब इस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो जो सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा है ये अहमदाबाद जिले के साणंद में स्थित होगी।
केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत के लिए 50% का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और गुजरात सरकार 20% प्रोत्साहन प्रदान करेगी। दोस्तों बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो ना पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, कंडक्टर के और इंसुलेटर के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की डिवाइस आपने देखी होगी, आपने मोबाइल चिप में देखी होगी या फिर कंप्यूटर की जो चिप होती है उसमें देखा होगा। तो जैसे आईसी चिप लगी होती है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, डायोड्स लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह अमेरिका की कंपनी है जो कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का निर्माण करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों टीएस सिंहदेव जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 2018 में इलेक्शन हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों में 68 सीटें हासिल की थी और जो टीएस सिंहदेव जो हैं कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हैं और अब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। दूसरे कौन थे? रमन सिंह। तीसरे कौन है? भूपेश बघेल। अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश से ये राज्य अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा ढोलक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दोस्तों अभी हाल ही में 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है और ये सारे प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जैसे अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और काल्पी हैंडमेड पेपर। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जीआई टैग रजिस्ट्री का कार्यालय जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में आया था। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 में प्रभावी हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। सबसे अधिक जीआई टैग जो है वो तमिलनाडु में है, 56 जीआई टैग हैं। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का हो गया है, यहाँ पर 52 जीआई टैग हैं और तीसरा स्थान कर्नाटक का है जहाँ पर 46 जीआई टैग हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 67। कौन सी रैंक है? 67 रैंक है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 67 है। और जो स्वीडन है वो टॉप पर रहा है। स्वीडन के बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पर, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर फिनलैंड और स्विट्जरलैंड जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। 7वें स्थान पर फ्रांस रहा है। और जो G20 देश हैं उनमें एकमात्र देश फ्रांस है जो कि टॉप 10 में शामिल है। जर्मनी का जो स्थान है वो 11वें स्थान है, अमेरिका का 12वां स्थान है और ब्रिटेन का 13वां स्थान है। यानी दोस्तों जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसमें ये देखा जाता है कि कोई भी देश किस प्रकार से एनर्जी का नेटवर्क बना रहा है, आने वाले समय के लिए वो एनर्जी के लिए क्या प्रयास कर रहा है। तो ये सभी पॉइंट इसमें देखे जाते हैं और इसके आधार पर रैंक दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 जुलाई को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और इसका जो विषय है या इसकी जो थीम है वो है अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि। और इस कांग्रेस की जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है तो अमित शाह जी हैं। ठीक है,
बात करें अगर हम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की, तो इसकी स्थापना 1929 में की गई थी अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा, यानी चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये लॉन्च किया जाएगा 13 जुलाई 2023 को। दोस्तों इसको लॉन्च कौन करेगा, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और प्रक्षेपण होगा 13 जुलाई को लगभग दोपहर 2:30 बजे। ठीक है, तो 2:30 बजे इसको लॉन्च किया जाएगा दोपहर में। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसका लैंडर कौन होगा, विक्रम होगा, और इसका रोवर कौन होगा, प्रज्ञान होगा, और इसका जो टोटल वजन है वो 2900 किलोग्राम का होगा। अब यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये है चंद्रयान 3, और इसमें इस प्रकार की जो डिजाइन बनी हुई है ये है लैंडर। ठीक है, लैंडर जो यानी कि लैंड करेगा वहां पर चंद्रमा पर, तो इसे बोलते हैं लैंडर, और इसका नाम क्या है, विक्रम है। और एक रोवर है जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, यानी कि चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और घूमेगा, खोज करेगा, तो इसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को, और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। हेमिस मठ महोत्सव कहां मनाया गया है, लद्दाख में। ऑपरेशन कन्वेक्शन किस राज्य में शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल हासिल किए हैं, 202। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है, IIT बॉम्बे ने। DBS बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, रजत वर्मा को। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से चलेगी, चीन से। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बना है, भारत। दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाएगा, जयपुर में। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है, रूपा पाई ने लिखी है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन है, विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, सीमेंट। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। दोस्तों यहां पर आप दो प्रकार के लेंस देख पा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को हम अवतल लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। मानव रक्त का जो pH होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नई दिल्ली। तो लगभग सभी ने इसका जो आंसर है वो नई दिल्ली दिया है। कुछ लोगों ने बहुत ही डिटेल से बताया है, कुछ लोगों ने नई जानकारी भी दी है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इसका राइट आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।